नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में फाइबर ऑप्टिक्स में जो हमने डिस्कस किया था, फाइबर ऑप्टिक्स होती क्या है, कैसे उसमें ऑप्टिक्स कह लीजिए या रे ऑफ लाइट कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कह लीजिए या सिग्नल उसको बोल सकते हैं, कैसे वो मूव करते हैं। तो उनके टाइप कितने होते हैं, किस मोड से उसके अंदर से कोई भी सिग्नल ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, अगर उसने जाना हो तो किस मोड से वो सिग्नल जाएगा। तो आज एक वेरी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, ज़रा इसको समझने के लिए अपना कंसंट्रेशन मैक्सिमम आपको बनाना पड़ेगा कि हम किस एंगल पर सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर को दें जिससे कि उस सिग्नल का कॉन्टिन्यूसली TIR होता रहे। इस टॉपिक का आज हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे पास नॉइज़ कम हो, सिग्नल का जो अटेन्युएशन है वो आपके पास मिनिमम हो, सिग्नल की जो क्वालिटी है वो हमें बेटर मिले। तो इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। आज हम इन्हीं दोनों का डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। नाउ फाइबर ऑप्टिक्स और प्रिंसिपल हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपके पास यहाँ पर जो है ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपके पास आर है। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में एक माइनर सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो एंगल है जो लिखा नहीं किया, दैट एंगल इज थीटा एंगल। इसको आप थोड़ा सा रिमेंबर करके चलेंगे। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का जो एंगल है, ये वाला एंगल जो आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है। सेंट्रल जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस कोर के इनसाइड की सेंट्रल एक्सिस है। और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस सिमिलर केस इस साइड की थिकनेस, ये दोनों क्या है, ये आपके पास क्लैडिंग का पार्ट है। और जो ये आपके पास ऑरेंज कलर में है, ये आपके पास प्रोटेक्टिंग जैकेट है इस ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है। और जो सिग्नल है, ये आपके पास सिग्नल है। और इस सिग्नल के लिए जो सेंट्रल एक्सिस है कोर की, ये वाली एक्सिस, ये आपके पास नॉर्मल का काम करेगी। और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है हमारे पास इस रे ऑफ लाइट ने या सिग्नल ने, इस एक्सिस के साथ ये एंगल आपके पास इंसिडेंट एंगल है। जिस एंगल से ये गई, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। जिस एंगल पर क्लैडिंग के साथ इनका स्ट्राइक होता है, ये वाला एंगल आपके पास एंगल थीटा है। ठीक है। और जो आपके पास इनका एयर का, जहाँ से इन केस अगर आपके पास रे ऑफ लाइट एयर से आएगी तो उसका जो न्यूमेरिकल वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने N0 है। और कोर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर कर लिया N1 है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया हुआ है N2। कोर क्लैडिंग जैकेट, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर का आज हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास क्लैडिंग है, ये सिंपल इमेज भी यहाँ पे हमने दिखाया, दिस इज द क्लैडिंग। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे N2 है। दिस इज कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास N1 है। ठीक है। ये आपके पास इंसिडेंट एंगल है जिसको यहाँ पर जो हमने दिखाया है, दैट एंगल इज थीटा ए। थीटा ए दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा, और ए जो है एक्सेप्टेंस, मतलब थीटा ए का मतलब ये है कि कोई भी जो रे ऑफ लाइट होगी इस एंगल तक जाएगी, एक्सिस से लेके इस एंगल के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब उस रे ऑफ लाइट का या सिग्नल का जो है TIR होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है होगा। नाउ इन दिस केस के लिए हमने कंसीडर किया है N1 जो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो N1 है वो आपके पास जो है लार्जर है एज कंपेयर टू N2। जहाँ से रे ऑफ लाइट स्टार्ट होती है वो आपके पास एयर है, यहाँ पर
एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया है, दैट इज एन नोट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है वो वहाँ पर एयर है। नाउ उसके बाद जो सिग्नल कॉन्टिन्यूसली रिसीवर तक पहुँचता है वो सारा का सारा पार्ट क्या है, कोई ना कोई मीडियम है, और उस मीडियम को हमने लिया है ऑप्टिकल फाइबर मीडियम, जिसमें एक कोर का पार्ट है, एक क्लैडिंग का पार्ट है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज्यादा है। नाउ स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ जनरली आप पढ़ के आते हैं कि इस फॉर्मेशन से साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई में n2। जनरली इसको रिमेंबर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करके चलना हो। मॉडिफाई कैसे करना है कि जिस भी मीडियम से रे आई, अब अपना मीडियम कौन सा है, एयर का मीडियम, ठीक है। उस मीडियम में जितना उसने एंगल बनाया साइन का, मान लिया अपने पास आई उसने एंगल बना, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नोट था, तो क्या लिखेंगे, एन नोट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, जिस भी वो मीडियम में गई, मीडियम में किस में गई है, वो कोर के इनसाइड में गई, कोर के इनसाइड में गई तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, साइन का एंगल, और एंगल बनाया कितना था उसने, यहां पर एंगल उसने बनाया r, ठीक है, r एंगल बनाया तो साइन ऑफ r, तो क्या हो जाएगा आपके पास n नोट साइन i इज इक्वल टू n1 साइन ऑफ r। अब इसको स्नेल्स लॉ में अगर आपने कन्वर्ट करना तो आप कैसे लिखेंगे, साइन i डिवाइडेड बाई में साइन r इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई में n नोट, ठीक है। इसका सिंपल सा मेथड क्या है कि जिस भी मीडियम से रे आई उसका में जो नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया उसका एंगल लिखना आपने साइन, इज इक्वल टू जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट गई दैट इज n1, उसमें जो एंगल बनाया दैट इज एंगल यहाँ पे बनाया कौन सा, r एंगल, वो एंगल साइन का, ठीक है। ये कंडीशन जो है इक्वल रख देनी आपने, मतलब n नोट साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन r, तो आपके पास ये बन जाएगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसको हमने कंसीडर कर लिया, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, इसको बी सी डी ट्रायंगल बनाने के लिए, ये मैंने बनाई नहीं तो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लिया आपके पास B है, यहाँ पर C मान लिया, यहाँ पर आपने D कंसीडर कर लिया, तो आपके पास क्या बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई BCD। और इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के जो यहाँ पे बना रहा हूँ उस ट्रायंगल को अब मैं, ठीक है, ये आपका R एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर मान लिया C है, यहाँ पर आपके पास D पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में का जो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल इसका 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, क्लैडिंग और कोर इंटरफेस का नॉर्मल है, ठीक है। ये आपके पास एक्सिस है कोर की सेंट्रल एक्सिस, तो 90 प्लस थीटा प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मतलब थीटा प्लस में आर किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब आर जो है, आर किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो आपने हमारे पास क्या था, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर में आपने चेंज कर देना, साइन 90 माइनस में थीटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा आपको, एन नोट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n1 कोस थीटा। समटाइम्स बुक में आपको इस तरह से भी मिलेगा ये
कि जो पहले ही एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो एन नोट की वैल्यू पहले से ही 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n1 इंटू में कोस ऑफ थीटा। तो इन केस अगर आपने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को पुटअप नहीं करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नोट था तो n नोट ही आपने रखना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी क्या, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई में n नोट मल्टीप्लाइड बाई में कोस ऑफ थीटा। से दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आई को हम चेंज करेंगे, मतलब आई को अगर इंक्रीज कर दिया बियॉन्ड इट्स लिमिट, तो क्या हो जाएगा, थीटा छोटा हो जाएगा किसके, थीटा सी से। थीटा सी से छोटा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल मैंने बनाया था दैट एंगल इज से थीटा, और ये एंगल थीटा सी से छोटा होगा। और थीटा सी से छोटा होते ही यहाँ पर जो है ये रे जो यहाँ से नॉर्मल से टर्न होती है, टर्न ना होके ये इस पार्ट में चली जाएगी। ये पार्ट आपके पास क्या है, क्लैडिंग का पार्ट है। और इस पार्ट में तो हमने रे को भेजना है नहीं, मतलब इस पार्ट में अगर आपने रे को सेंड कर दिया तो इसका मतलब आपका जो सिग्नल है क्रॉस कर गया है किसको, कोर को, और कोर को क्रॉस कर गया तो आपके पास जो रिसीवर होगा या जहां पर भी ट्रांसमीटर ने रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाना हो तो सिग्नल पहुंचेगा नहीं ना। तो आपके पास जो है थीटा लेस देन हो जाए थीटा सी से, तो रे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेट अब हमने कंसीडर कर लिया कि आई जो है किसके बराबर, आई मैक्सिमम पर, उस कंडीशन पे जब आपके पास थीटा जो है थीटा सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को पुट कर देंगे, साइन आई की जगह हम लिख देंगे साइन ऑफ आई मैक्सिमम, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। नाउ दूसरे केस में अगर हम यहां से डिस्कस करके चले, आल्सो वी नो दैट साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई में n1। अब फिर से एक्चुअल में यहां पे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, ठीक है, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई में n1। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में जो इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाई में साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई में n1। अब इसका मतलब क्या है कि जो थीटा सी एंगल बना है वो किस मीडियम के लिए बना है, n1 के लिए। n1 मीडियम कोर का मीडियम, और साइन 90, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो यहाँ पर अगर आपके पास नॉर्मल है और ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपके पास थीटा सी के बराबर है, तो एक बार क्या होगा, इसका TIR ओनली सिंगल टाइम होगा। मतलब जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्लैडिंग के पैरेलल चली जाएगी, क्लैडिंग के पैरेलल चली जाएगी। तो इसका मतलब उस रे ऑफ लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री का। और यहां पर एंगल कितना था उसका, थीटा सी। और इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, n1, और जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। तो स्नेल क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पर जो स्नेल बनेगा वो बन जाएगा आपके पास साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई में साइन 90 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई में n1। ठीक है। और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा सी किसके बराबर आपको मिलेगा, n2 डिवाइडेड बाई में n1। नाउ अब हमारे पास तो साइन थीटा सी नहीं है, हमारे पास तो क्या है, कोस थीटा सी है। तो आपको पहले से पता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब थीटा थीटा सी है तो इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा
सी हो जाएगा। तो कोस थीटा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी बन जाएगा। ठीक है। नाउ अब साइन थीटा सी किसके बराबर है, n2 डिवाइडेड बाई n1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू n1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वेयर। तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी, या सीधे भी अर्थों में अगर आप करना चाहें तो जो n2 डिवाइडेड बाई n1 है वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन का मान लो हमने नाम दे दिया से दैट इज थर्ड ए इक्वेशन है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो n1 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो नीचे वाला जो n1 है उसके स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल जाएगी। और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, कोस थीटा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1। ठीक है। इस वैल्यूज को उठा के आपने कहां पर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन ऑफ आई मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n0 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई में n1 स्क्वायर रूट ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n1 से आपने n1 को कैंसिल कर देना है, तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, 1 डिवाइडेड बाई में n0 इस इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करना हो तो n0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो आपके पास साइन ऑफ आई मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। नाउ आई मैक्सिमम की वैल्यू हमें चाहिए, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो साइन इनवर्स आपके पास क्या मिल जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई मैक्सिमम था वो आई मैक्सिमम हमने क्या लिया था, दैट इज द एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब ये वो एंगल है, इस एंगल के इनसाइड में अगर रे आएगी तो वही रे का आपके पास TIR होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, से आपके पास ये कोर है, ये आपके पास कोर की एक्सिस है, ये आपके पास जो एंगल है ये आपके पास क्या है, आई मैक्सिमम एंगल है। तो इसका मतलब 3D स्ट्रक्चर लेंगे क्योंकि वायर है जो सर्कुलर शेप में होगी तो इतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो आपके पास ये वाला जो एंगल, इस कोन के इनसाइड से जितनी भी रे आएंगी उन्हीं रे का आपके पास TIR होगा, बाकी का TIR नहीं होगा। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये वो एंगल है, इस एंगल के इनसाइड में जो कोनिकल शेप मैंने आपको शो कर दी, इस कोनिकल शेप के इनसाइड वाली जितनी भी रे होंगी सभी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इस एंगल का, इस टोटल एंगल का जो आधा एंगल होगा उस एंगल को हम कहेंगे मैक्सिमम एंगल या एक्सेप्टेंस एंगल। ना अगर आपने न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू लेनी हो तो साइन को वापस राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो साइन आई मैक्सिमम जो होता है वो आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.4 to 0.5 और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 0.1 से लेके 0.3 के अराउंड इसकी वैल्यू होती है। ऑलवेज ये लेस देन 1 इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू। ना एक और टर्म का समटाइम्स एग्जाम में पूछी जाती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर के टर्म में उसको डिफाइन कीजिए। तो इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आती है तो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी आप
निकाल सकते हैं। तो जो आपके पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में, क्योंकि 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस में n2 डिवाइडेड बाई में n1 है, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे तो 1 माइनस में डेल्टा इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई में n1। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की जो आपके पास वैल्यू थी क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने के लिए आपने क्या करना है, अपर और नीचे क्या कर देना है, n1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो n1 से अपर और n1 से नीचे आपने डिवाइड कर देना। n1 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में n1 का स्क्वायर आपके पास ये बन जाएगा। और जो इस इक्वेशन से देखेंगे से इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 5 है। तो इस 5 इक्वेशन को दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में n1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आपने पुट कर देना तो आपके पास क्या मिलेगा, n1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू 1 माइनस डेल्टा इसका होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में डेल्टा स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कम होती है तो डेल्टा स्क्वायर जो है नेगलेक्टेड होगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर को आप हटा भी दें तो भी कोई इस इक्वेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में डेल्टा। और डेल्टा क्या आपके पास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपके पास, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में निकल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज हम इतना ही करेंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।